हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे लास्ट के ब्लॉग में देख चुके हैं, हमारे घर पे हमारा लिटिल चैम्प आ चुका है। और आज का ये ब्लॉग हमारी फीमेल्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। एक हम आज ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और जो वो पॉडकास्ट जो हमारा होने वाला है वो एक बहुत ही स्पेशल, जो मेरी लाइफ में अभी पिछले, जैसे कि आप सभी मेरी जर्नी देख चुके हैं, हमारे लिए ये जर्नी इजी नहीं थी। हमारा लिटिल चैम्प आया, बट ये इतना इजी नहीं था, बहुत ही हार्ड ये जर्नी रही है। आप मेरे लास्ट के सारे ब्लॉग्स देख चुके हैं अभी तक, और मैं अपनी जर्नी भी बता चुकी हूँ। जैसा कि 2020 में हमारे साथ एक केस हुआ था, उसके बाद 2022 में मैंने फिर से कंसीव किया, और उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आप मेरा ब्लॉग देख चुके हैं। तो जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था कि इचिंग में जो मेरी सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है वो मेरी गायनो, जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही रेयर है ऐसी गायनो का मिलना। मैंने अपने लास्ट के ब्लॉग में बताया था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था कि सहारनपुर में मैंने 7 ऐसे डॉक्टर्स को चेंज किया था, लेकिन उस टाइम पे एक भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि इचिंग जो है, इचिंग के पीछे रीज़न क्या है। और मैंने अपने लास्ट के ब्लॉग में बताया था कि मेरी गायनो जो है इस टाइम की, जब मैंने कंसीव किया तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट गायनो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरी गायनो के पास था। और अब तक सुना ही था कि डॉक्टर भगवान होते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, लेकिन आज देख भी लिया, और आज उन्हीं भगवान से मैं आपको मिलवाने जाने वाली हूँ। डॉक्टर नहीं कहूँगी, मेरे लिए इनका प्लेस कुछ और ही है। और मैंने सोचा कि आज मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे चैनल पर होने वाला है, तो मैं अपने भगवान, अपने डॉक्टर के साथ ही वो करूं। तो अब मैं आपको मिलवाने वाली हूं अपनी गायनो से, डॉक्टर वंदना मैम, जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, और ये सीनियर रेजिडेंट रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। और इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, बहुत सारे इनकी डिग्रीज़ हैं, और जितना मैं बताऊंगी मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट रहेगा। बाकी मैं अपनी मैम से आपको मिलवाने वाली हूं, तो वही आपको अपने बारे में बताएंगे। मैंने तो बता दिया, मेरे लिए तो भगवान है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दर्जा कोई धरती पे हो सकता है। तो मिलिए हमारी डॉक्टर वंदना मैम। Hello Rachna. हेलो मैम, हाउ आर यू? I am fine, and I am a Dr. Vandana Verma. I am doing private practice in Saharanpur as a Sahiram Hospital in Hasanpur Chunge. ये हैं हमारी गायनो डॉक्टर वंदना मैम। और जैसे कि आपने लास्ट के ब्लॉग्स में देख चुके हैं कि मेरी इस जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। और अब जब लोग मेरा सारे ब्लॉग देख चुके हैं, बहुत सारी फीमेल्स की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि सबसे बड़ी क्वेरी तो जो अभी तक आई है, वो जब लोगों ने ये देखा कि मेरा सी सेक्शन हुआ, तो बहुत सारी फीमेल्स की एक जो कॉमन क्वेरी आ रही थी वो ये कि मैम आप तो योगा करते थे, आप तो सबको बताते थे कि योगा करो तो इस योगा से ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये योगा करोगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आपके केस में सी सेक्शन क्यों हुआ? अब ये तो मैम बताएंगे कि मेरे केस में सी सेक्शन क्यों हुआ, और क्या ये पॉसिबल है कि जो लड़की शुरू से ही अगर फिटनेस में है, योगा करती है, क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी? ये मैम बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है रचना कि जो लोग शुरू से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका नॉर्मल ही डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी इस बेस्ड नहीं रहती है कि एक्सरसाइज पे, वो एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है। Yes. जो कि किसी तरीके से हम उसे रोक नहीं सकते हैं। सी सेक्शन जो होता है वो कई कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद होते हैं। कुछ हाँ जी, हाँ जी। जो इंडिकेशन होते हैं हमारे सीजर के लिए होते हैं, जैसे आपका इंडिकेशन था प्री मैच्योर डिलीवरी। प्री मैच्योर डिलीवरी में सीवियर ओलिगोहाइड्रोनिया मीन्स, जैसे कहते हैं कि पानी कम हो जाता है, बच्चा मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, और पानी कम हो गया तो हमें बच्चे में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और देख लेते हैं कि अब बच्चा रुकने वाला नहीं है, उसकी डिलीवरी हमें करानी ही पड़ेगी। अंडर वेट है बच्चा, तो हमें अर्जेंट में ही उसका सी सेक्शन करना पड़ जाता है, सेफ बच्चे को बचाने के लिए है। और ये क्वेरी चलो ठीक है, हमारी जो मेरे साथ जो भी मेरे
हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से तो क्वेरी आ ही रही है, लेकिन जो मेरे माई के साइड के लोग हैं वो कहते हैं अच्छा पहले ही बोला था ना कि तुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, देख एक्सरसाइज की वजह से ये हुआ, एक्सरसाइज करी तो ये हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब लोग मुझे एक ही चीज ब्लेम कर रहे हैं कि योगा करती थी, स्ट्रेचिंग करती थी, इस वजह से तेरा स्ट्रेचिंग की वजह से ये जल्दी जो है ओनली जो एक्सरसाइज कहते हैं पेरिनियल मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है योगा के लिए, नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। और कुछ लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है कि हमें कौन सी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी को ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका नॉर्मली ही डिलीवरी होगी, बहुत इंडिकेशन होते हैं भाई। पेल्विक साइज होता है, बोनी का साइज है उसका, बच्चे की पोजीशन है, बच्चे में लाइकर है या नहीं है, उस पर डिपेंड करती है उसकी नॉर्मल डिलीवरी। कि एक्सरसाइज से डिपेंड नहीं करती है कि आपको शुरू से एक्सरसाइज कर रही है और बच्चा ब्रीच है और आप कह रहे हो उसको हम नॉर्मल कराते हैं प्राइमरी में, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकती, उसका सीजर ही होगा फिर। सो गाइज ये थी आपकी जो सबसे बड़ी क्वेरी थी कि क्यों मेरे केस में सी सेक्शन हुआ। तो मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि जो लोग जो मुझे डे फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि योगा करने से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर सी सेक्शन हमें करना पड़ सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेरी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेरी आ रही है वो है व्हाई सम फीमेल्स फेस इचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इज इट नॉर्मल? नो, बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल है इचिंग है। हम पहले उससे डायग्नोज करते हैं कि इचिंग फीमेल को हो क्यों रही है। कई रीज़न होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज तो इन्फेक्शन ही होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज कि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो कोई सा भी इन्फेक्शन उसे ले लेता है, ठीक है। नॉर्मल इन्फेक्शन है, स्किन हम चेक करते हैं कि भाई नॉर्मल इन्फेक्शन है तो नॉर्मल देख लिया, देखा कि स्किन पे कोई भी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं, तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लीवर में है, लीवर में कई चेंजेस आते हैं, एंजाइम्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से हमारे जो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं। ओके। और थोड़ा सा जो हमारे मतलब गांव साइड के लोग हैं या कुछ हमारी हमारी दादी सास, तो उनका ये कहना होता है कि ये तो नॉर्मल है, इचिंग नॉर्मल है, नहीं, और कोई बात नहीं, तुम इसे झेलो, जो कि मुझे भी नहीं, ये तो बहुत मुश्किल डेंजरस चीज़ हो जाती है। अगर लीवर एंजाइम हमारे रेज चले जाते हैं तो उसमें पेशेंट को बहुत रिस्क हो जाता है ना, तो हमें उसको चेक करते रहना है रेगुलर कि हमें उसे एंजाइम्स को बढ़ने नहीं देना होता है। फिर हम उसमें कई चीज़ें जैसे इचिंग होती है तो उसमें हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस है, जैसे मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है, ऐसे केसेस में हम जरूर चेक कराते हैं क्योंकि वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका। अगर वो नॉर्मल आता है तो हम एंजाइम्स को ले करके फिर एक फिजिशियन से भी अपना ओपिनियन ले लेते हैं, जो होते लीवर के लिए भी डॉक्टर्स जो चेक करते हैं वो भी उनके लिए हम रेफ़र करते थे। हमारा तो गायनी का काम है, ऑप्स का काम है, तो बाकी तो फिजिशियन ही देखते हैं इस चीज़ को। सो गाइज, तो आप लोग भी अगर कोई भी फीमेल ऐसी है जिसे इचिंग की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी इसे नॉर्मल ना लें और आपकी जो भी गायनो है उनको अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें। बात कर लेते हैं अपनी थर्ड क्वेरी की। तो थर्ड जो क्वेरी है हमारी वो है सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी, विच वन इज़ गुड? नॉर्मल डिलीवरी तो गुड ही है। सी सेक्शन के तो सम इंडिकेशन होते हैं सी सेक्शन के, ऐसा नहीं है कि हमारी चॉइस है हम जाके सीजर कर लें, या कोई बहुत मिथ भी है कि डॉक्टर्स जानबूझ के सीजर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से डॉक्टर ऐसा नहीं। थोड़ा सा एक्चुअली मेरे केस में जो मैम ने बताया कि सी सेक्शन जो है वो होना है, तो जैसे कि मैम ने अभी बोला कि बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि जानबूझ के सी सेक्शन किया जा रहा है, डॉक्टर को लालच होगा, तो ये मेरे केस में भी हुआ था। हमारे डैडी जी जो हैं, जो कि उनका भी यही मानना था कि यार ये तो फिट है तो इसकी तो नॉर्मल होनी ही होनी है, सी सेक्शन तो हो ही नहीं सकता। और जब मैम ने हमें बताया कि सी सेक्शन करना पड़ेगा और इमरजेंसी है अभी, तब थोड़ा सा हमारे डैडी भी हाइपर हो गए थे लेकिन आज अगर वो यहाँ होते तो ज़रूर वो भी इस चीज़ को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो जानबूझ के ऐसा करेगा कि अपने पेशेंट्स के साथ कि नहीं सी सेक्शन करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जानबूझ के कोई सी सेक्शन करेगा। तो कुछ केसेस ऐसे जब होते हैं, कुछ सिम्टम्स तब जब लगता है हमारे गायनों को, तभी वो सी सेक्शन परफॉर्म करते हैं। जब मैम ने हमें बताया कि सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर जब हमने डैडी की मैम से बात कराई तो वो थोड़ा सा हाइपर हो गए थे, लेकिन जब हमारा बेबी जो है वो डिलीवर हो गया और जब मैम ने बताया कि एक्चुअल में ये रीज़न है और ये वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा,
तो वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर लगता है कि हमारे डॉक्टर ने जानबूझ के ऐसा कर दिया, तो आप पहले थोड़ा सा अपने मैम से पूछें, अपने गायनों से रीजंस पूछें कि क्या रीज़न है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ऐसा गायनो होगा जो जानबूझ के सी सेक्शन करेगा। बाकी तो मैम बताएंगे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रचना कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ गुड, बट सी सेक्शन तभी होता है जब उसका इंडिकेशन होता है, नहीं तो नहीं होता नहीं तो नहीं है। कोई भी होता। डॉक्टर नहीं करता करता है। हाँ, ये मिथ है। मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ऐसा अपनी मिथ मत बनाइए, गलत फहमी मत पालिए कि डॉक्टर ने जानबूझ के सी सेक्शन किया हुआ है। ऐसा नहीं होता। हमें बच्चे को बचाने के लिए हमें ये हमें स्टेप्स लेने ही होते हैं। हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। हम बता के करते हैं कि हम इसका सी सेक्शन क्यों कर रहे हैं। मैं पूरा रिटर्न करती हूँ कि और अटेंडेंट को भी एक्सप्लेन करती हूँ कि हम सी सेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी जवाब देना होता है कि हम सबका आकर के अगर हमने सी सेक्शन कर दिया, बहुत सारे आ रहे हैं और मैंने उसका सी सेक्शन करे जा रही हूँ, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की आज की इसका तो सभी के पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होती हैं कि उसमें कितना क्या क्या आ रहा है, सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग हम सी सेक्शन करते हैं। कि जब कोई जैसे कि सीवियर भाई ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो गया, पानी कम हो गया, बच्चा उल्टा है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, बच्चा प्री मैच्योर है, तो ये हमारी गाइडलाइंस, हमारी खुद की गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है कि हम अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है, अंडर वेट है, तो हमें बचाने के लिए तो हमें सी सेक्शन करना ही पड़ेगा उसके लिए। अब एक जो मेरे पास जो मिथ मुझे सुनने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब सब लोग जान चुके हैं कि मेरी जो है वो 8 मंथ में डिलीवरी हुई है, और एक बहुत बड़ी मिथ जो मुझे सुनने को मिल रही है और बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कि ये मिथ में कितनी सच्चाई है क्या नहीं, वो मैं बता देती हूँ। मैम अब हम बात कर लेते हैं अपनी 4th क्वेरी की। और एक मिथ जो है, मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग आके ये बोल रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके साइड से फ़ोन आ रहे हैं कि तेरी 8 मंथ में डिलीवरी हुई है और 8 मंथ वाले बच्चे तो बचते नहीं हैं। 8वासा जिसको बोलते हैं अपनी गांव के लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज में, कि 7वासे यानी कि 7 मंथ के बच्चे बच जाते हैं, उनके बचने के चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, बट 8 मंथ के बच्चे के बचने के चांसेस नहीं होते जिनकी 8 मंथ में डिलीवरी होती है। तो मैम इस बात में कितनी सच्चाई है कि 7 मंथ के बच्चों का सर्वाइवल ज़्यादा है, 8 मंथ में जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है? ये तो बहुत ही गलत वो है, और सोचने की बात है कि 8 मंथ का बच्चा ही सर्वाइव करेगा, उसकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम ये मिथ में तो हम विश्वास नहीं करते। हम तो अपने बच्चे की मेन जो होती है लंग मैच्योरिटी होती है, कि जो बच्चे का जो लंग मैच्योर होते हैं वो 30 हम वीक्स लेते हैं, 34 वीक्स लेते हैं कि 8 मंथ्स जैसे ही होता है तो वो 34 वीक्स काउंट होते हैं। तो उसकी लंग मैच्योरिटी अगर हो गई है बच्चे की तो उसके सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 7 मंथ की बच्चे की लंग मैच्योरिटी नहीं होगी तो सर्वाइवल रेट कैसे होगा? तो ये बहुत ही गलत है, ये ऐसा होता नहीं है। 8 मंथ वाला ही बच्चा जो है सर्वाइव करता है। और भी कई मतलब सराउंडिंग्स जो है उसकी हर चीज़ बेटर होनी चाहिए, तो वही बसता है। ये ऐसा थोड़ी है कि 7 मंथ का बच्चा पैदा हुआ और वो सर्वाइव कर रहा है, 8 मंथ का बच्चा सर्वाइव नहीं कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत है। सो आपको अपनी इस मिथ का आई होप कि आंसर मिल चुका होगा मैम से। अब मैम जब मिथ्स की ही बात हो रही है तो एक और बहुत बड़ी मिथ की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, वाटर इनटेक आफ्टर डिलीवरी, वी शुड और नॉट? नहीं, ये चीज़ें ना मेरे को तो इतने हो गई डिलीवरी कराते हुए, मैं इससे बहुत परेशान हूँ कि मेरी सासू माँ कहती है ना कि बच्चा हो जाए तो उसके बाद पानी नहीं पीना है। किसी और के मैं क्यों जाऊँ, मेरी भाभी की जब डिलीवरी हुई तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया कि नहीं तेरा वेट गेन हो जाएगा, तेरा पेट पतला नहीं होगा, या ऐसे कैसे रह जाएगा, पानी नहीं, तो वो बेचारी प्यासी रह जाती थी और उसको पानी नहीं पीने दिया गया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। पानी तो हमारी बॉडी ही जो पानी 70% से हमारी बॉडी बनी हुई है, पूरे होल बॉडी में हमारा पानी है। जब हम डिलीवरी करते हैं हमारे हर चीज़, हम लोग हाइपोवॉल्यूमिया मीन्स पानी कम हो जाता है हमारी बॉडी में, ऑलरेडी ब्लड लॉस हो जाता है, पानी कम हो जाता है, उसकी रिकवरी कराते हैं हम। तो हमें तो पानी पीना चाहिए, और कि जिससे क्या होती है हमारी मसल्स जो होती हैं, हमारी मसल्स काफ़ी रिलैक्सल, हमारा हार्मोन रिलैक्स होता है, जब रिलीज़ होता है जब डिलीवरी होती है तो हमारी हर चीज़ें रिलैक्स होती है उस फेज़ पे आफ्टर डिलीवरी। तो उस वक्त हमें जो है पानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन
इतना नहीं कि आप सारा दिन पानी ही पिए जा रहे हो, पानी पिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक लिमिट, जैसे नॉर्मल आप पानी लेते हो, आप नॉर्मल पानी लेना है आपको। और ये नहीं कि अब जैसे नॉर्मल डिलीवरी टेम्परेचर का थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ठंड में जैसे ठंड हो रही है तो ठंड में आप थोड़ा सा लुकवार्म वाटर्स ले लो आप ना, लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता है कि पानी जो लोग पी रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले की जो लेडीज़ हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं देती थी, फिर भी उनके आजकल टमी देखो कितना कितना बाहर है। तो उनसे ही पूछो ना कि आपने जब इतना परहेज किया था तो आपका पेट और ये सब चीज़ें क्यों बाहर है। आज की जनरेशन का आप देख लो, हर चीज़ करती है, तो क्या उनकी टमी इतनी बाहर है? नहीं है ना। तो पानी जो वाटर है इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। पेशेंट को मैं सभी से कहती हूँ कि डिलीवरी के बाद ना पानी ज़रूर पिएं, अच्छा पिएं। इससे हमारी जो बॉडी की स्किन की जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, और पेशेंट ऐसा रिंकल्स वगैरह नहीं आते, ऑक्सीजनेट होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन है ना स्किन का। अगर आप पानी नहीं दे रहे तो ऑक्सीजनेट कहाँ से होगी ना। हमारा यूट्रस का ऑक्सीजन, हमारे यूट्रस को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, सो कैसे ऑक्सीजन मिलेगी उसको। सो अब तक आपको इस क्वेरी का आंसर मिल ही चुका होगा। जो फीमेल्स प्यासी हैं उठो और पानी पियो। सो अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली क्वेरी की। हमारी अगली जो क्वेरी है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाउ टू प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मैम इसके बारे में कुछ ये मेरी क्वेरी सब्सक्राइबर्स की तरफ से तो आई ही है, लेकिन मेरी ही फैमिली में एक्चुअली हमारे ही मेरी कज़न के साथ ये प्रॉब्लम हुई। और पहले वो डायग्नोज नहीं हो पाया, और जब वो डायग्नोज हुआ तो मतलब तब तक टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका था और बहुत ही सीरियस। जब तक उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो डायग्नोज हुई तब तक टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका था। उनका जो है वो रप्चर, उनकी मतलब ट्यूब जो है वो रप्चर हो चुकी थी और डॉक्टर को उनको ऑपरेट करना पड़ा। और ऑपरेट भी वो छोटा मोटा ऑपरेट नहीं था, बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेट करना पड़ा। तो उसके बाद से जो है सब फीमेल्स के माइंड में आती हैं। हम आपस में जब मैंने अपनी भी कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया तो सबके मन में यही था। उसके बाद से इतना डर बैठ गया कि यार हमें तो नहीं हो जाएगा, हमें तो नहीं हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि अभी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि वो डायग्नोज उसको हो ही नहीं पाया। तो कुछ ऐसा मैम होती क्या है ये, और कैसे हम इससे बच सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से? एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है कि जो बेबी होता है, अब पूरी डिटेल में मेडिकल में तो मैं नहीं जा पाऊँगी कि पूरा आप डिटेल एक तरीके से बताऊँ। जैसे कि बच्चा जब फ्यूज़न हो जाता है तो वो हमारा ट्यूब से ही चलता है, उसका टाइम लिमिट है, और आकर के यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पे ग्रो करता है। कुछ सम रीज़न होते हैं कि जो आपका जाइगोट है, जो बच्चा बेबी है, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया और वो वहाँ पे ग्रो करने लग गया। क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है तो वो वहाँ से रप्चर हो जाता है। तो कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि अवॉइड तो कुछ पहले से ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक्टोपिक ना हो, हम पूरी तरीके से इसको प्रिवेंट कर ले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचुरली होता है। और कुछ रीज़न हैं जैसे कि प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, वो है कि फीमेल में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो इन्फेक्शन होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस होती हैं, कुछ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाते हैं। हमारी ट्यूब में कुछ मूवमेंट्स होती हैं, सीलिया होते हैं, जो कि मूवमेंट्स करती हैं, और मूवमेंट करने के बाद जो हमारा जाइगोट होता है उसे आगे की तरफ लेके जाती हैं कि वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट कर जाए। तो अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से हमारी सीलिया को मूवमेंट से इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं आ पाता है, तो हमारा वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है फिटस और वहाँ पे ग्रो करने लग जाता है, और वो दैट इज़ अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स है कि यूट्रस में ना होकर के प्रेगनेंसी आउटसाइड हो रहा है यूट्रस के, तो दैट इज़ अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक तो हमें इन्फेक्शन को रोकना है कि फीमेल को जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत लोअर बैक पेन भी हो रहा है, पेशेंट देखती भी नहीं है और ऐसे ही चलता रहता है, उसको उसे कुछ रीज़न जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज पहले जैसे होते थे ट्यूबरकुलर होते थे, उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाती थी ट्यूबर, इसकी वजह से भी एक्टोपिक ज़्यादा रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है, आजकल जो लोग बच्चा नहीं चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि 2 दिन चढ़ गए या 4 दिन ऊपर ओवरड्यू हो गए वो, तो वो कहते हैं कि हमें बच्चा चाहिए नहीं, हमें तो मेडिसिन दे दो मैडम, मेरे को बच्चा रखना नहीं है, या खुद खा करके आ जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें पहले मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर्स की सलाह ले लें
और हम एक अपना अल्ट्रासाउंड करा लें कि बच्चा हमारा यूट्रस में है या नहीं है। देन उसके एडवाइस के बाद अपना जो भी, अगर वो नहीं बेबी को रखना चाहते हैं तो फिर वो अपना मेडिकली या फिर DNC वगैरह करा सकते हैं। लेकिन लोग कराते नहीं और खा के आ जाते हैं, जैसे MTP वगैरह पिल्स आती हैं वो खा करके आ जाते हैं, तो वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, वहीं रुक जाता है, वहीं पे वो रप्चर कर जाता है। तो दैट इज़ रीज़न ये टॉपिक प्रेगनेंसी को हम ये रोक सकते हैं कि बस एक तो इन्फेक्शन को ट्रीट करें, दूसरा ये अगर बच्चा नहीं चाहिए तो देन पहले आप अल्ट्रासाउंड से चेक कराएं कि बच्चा यूट्रस में है या नहीं है, देन डिसाइड करें कि हमें बच्चा रखना है। एंड मैम कोई सिम्टम है इसका, जैसे हमें प्रेगनेंसी से, तो हमें प्रेगनेंसी कैसे पता लगता है कि हमारे पीरियड, हम जो फीमेल्स घर पे होते हैं हमें तो उसी से पता लगेगा, पीरियड स्टॉप हुए हम चेक करेंगे, हमें प्रेगनेंसी का पता लग जाता है। तो कुछ एक टॉपिक प्रेगनेंसी का ऐसा कोई साइन है कि जिससे हमें पहले पता लगा सकें हम? हाँ, जैसे कि आपका ओवरड्यू होगा तो आपको पेन होगा। हाँ, ओके, पेन होगा राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों तरफ, हमें दोनों तरफ ट्यूब्स होती हैं, तो ट्यूब से ही बच्चा चलता है, यूट्रस में आता है, तो या राइट में इम्प्लांट होता है या लेफ्ट में इम्प्लांट होता है वहाँ से, तो वहाँ पे सबसे बड़ा सिम्टम्स जो होता है वो होती है पेन की। अगर आपको लगा कि आपको 2 दिन ओवरड्यू हो रहा है, मेरे को पेन बहुत हो रहा है, तो वो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें इस चीज़ को, और एक अल्ट्रासाउंड तो उसी से या रूल आउट कर सकते हो आप ना। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट एक टॉपिक प्रेगनेंसी। एक मैम नेक्स्ट जो क्वेरी मेरे पास आ रही है, और ये क्वेरी चलो ऑनलाइन तो आ ही रही है, लेकिन ऑफलाइन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, आपने वेट गेन नहीं किया। तो उन सबको मैं बता भी चुकी हूँ, उनको बता भी दिया कि मैं ऐसा ऐसा गेन टेक है मेरा, और उनका आगे से ये क्वेश्चन होता है कि ये तो कोई डाइट नहीं हुई, इससे तो तुमने इतनी जल्दी रिकवरी भी की। सबसे बड़ा तो आ रहा है कि मेरा वेट गेन नहीं हुआ, और दूसरी इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे है इतनी जल्दी। मेरा जब मैं यहाँ से गई, जिस दिन आपने मेरे स्टिचेस यहाँ से रिमूव किए, कट किए, तो उसके नेक्स्ट डे ही मैंने अपना जो भी था, अपना रूटीन का जो वर्क था वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। तो जो लोग थे, जो मुझे रेगुलर, जो काफ़ी लोग देखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था इतनी जल्दी रिकवरी कैसे होगी, कौन सी डाइट ले रही है। और जब मैंने बताया कि मेरी ये डाइट है, तो उनका आगे से एक ही क्वेश्चन था कि ये डाइट करके तो मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि कोई इतना एनर्जी किसी में आएगी। तो उनको मैंने बताया कि मेरी मैम ने बताई है, वो खुद भी फिटनेस में है, तो आप ही बताइए मैम, मुझ पे तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप ही बताइए अपने मुंह से वो कौन सी डाइट थी। नहीं, डाइट तो बहुत ज़रूरी होती है। आफ्टर डिलीवरी तो हमें डबल डाइट की ज़रूरत पड़ती है फीमेल को। हाँ जी, जो हमें कैलोरीज, आयरन, कैल्शियम की भी जितनी डिमांड ANC में होती है, एंटीनेटल में होती है, उससे हमें डबल रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइट ले कौन सी रहे हो। जैसे कि मिथ तो है ही है कि सासू माँ ने घी डाल के दे दिया, साधा बना के दे दिया, इतने सारे तो ऑब्वियसली आप इतना खाओगे तो फिर तो वेट गेन होना ही होना है। रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट आप देखो ना कि रिक्वायरमेंट कैलोरीज, हमें कैलोरीज देखिए हमारी बॉडीज में कितनी कैलोरीज हमें चाहिए, क्योंकि हमारी जब डिलीवरी होती है तो हमारे हर टिश्यू डैमेज होता है, हर टिश्यू डैमेज, चाहे C सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी कुछ भी हो, तो जो कोई भी टिश्यू अगर हमारा डैमेज होता है तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़रूरी होती है कि प्रोटीन रिच डाइट हमें लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, आयरन रिच डाइट लें, फैट वाली डाइट कम लें, लो कार्ब की डाइट लें। तो इस चीज़ को आप अगर आप मेंटेन करते हो तो कभी भी आपका वेट गेन नहीं होता है, और प्लस आप थोड़ा सा मोबाइल रहे पेशेंट। ये नहीं कि खा रही है और फिर लेटी पड़ी, लेथार्जिक है पेशेंट, तो ऑब्वियसली यार तो वो तो बढ़ना ही वेट है। तो अगर वेट वो पेशेंट अवेयर है इस चीज़ के लिए, वाटर इनटेक ज़्यादा है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और देन हाई प्रोटीन डाइट है। ये आपका कैल्शियम रिच जैसे होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट भी आते हैं, मिल्क प्रोडक्ट में आपका जैसे एग हो गया, प्रोटीन वाला तो एग का हो गया, कैल्शियम के जितने मिल्क प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। आयरन रिच जो प्रोडक्ट होते हैं, आयरन, क्योंकि हमारा इंडियन लेडी का तो HB तो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा तो होता नहीं है, एवरेज लेकर के 9 और 10 होता है, तो हमें भी उसे इम्प्रूव करना होता है। तो आयरन रिच में डाइट में जैसे कि आप अनार है, भुने हुए चने आते हैं, गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है ना, तो वो खा सकते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद तो गुड़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो खाएं, भुने चने खाते रहें, और चुकंदर है, पालक है, पालक की तो हर चीज़ बना के खा सकते हैं वो लोग, तो उससे वजह से वेट तो कभी बढ़ ही नहीं सकता। पूरी पराठा तो नहीं अलाउ करूँगी कि पूरी भी खा रहे हो, पराठा भी खा रहे हो, पकौड़ियाँ भी खा रहे हो, तो सोचो मैं अपनी फिजिक मेंटेन करके रखूँ, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खाली
कैलोरीज की आपकी इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैलोरीज कितना ले रहे हो। ठीक। एक मैम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे फ्रेंड्स की तरफ से भी है, जो जानने वाले हैं उनकी तरफ से हैं, जो मायके वाले हैं उनकी तरफ से भी हैं। सब लोगों की क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने सी सेक्शन के बाद बहुत ही जल्दी मैंने अपना रोज़मर्रा के काम करने शुरू कर दिए और उनका कहना है कि मुझे बेड पे लेटे रहना चाहिए और जो भी जैसे हम अपने कम से कम हम इस लायक तो हों कि हम अपने बच्चे का काम कर सकें। मेरा उनको यही रहता है कि यार हम अपने बच्चे काम तो कर ही सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत जो भी उसके हमारे नैपी वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं। और जो लेकिन मेरे को जो बोला जा रहा है वो यही कि अभी तुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर मीन्स कि जैसे मैं अगर आपके पास आई हूँ, डॉक्टर के पास आई हूँ, तो उसके बाद हमें कहीं चलना फिरना नहीं है ज़्यादा। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि चलना नहीं है ज़्यादा, बेड पे लेटे रहो, जितना आराम हो सकता है करो, 40 दिन तक तो बेड से उठना नहीं है। और तो मैम ये कितना आपको क्या लगता है कि क्या हमें बेड पे 40 दिन तक बेड पे ही लेटे रहना चाहिए? अगर हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है और उसके बाद भी हमें क्या बेड पे ही लेटे रहना चाहिए? हमें नहीं चलना फिरना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जितनी मोबाइल रहेगी हमारा सर्कुलेशन उतना ही मेंटेन रहेगा। और ठीक है, उनकी भी कुछ बातें सही हैं कि उन्होंने कहा है कि 40 दिन का रेस्ट होना चाहिए, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है हमारे तरफ से। क्योंकि जो हमारा जैसे कि बेबी आता है, हम कंसीव करते हैं तो हमारे यूट्रस का साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो जो यूट्रस अपना नॉर्मल जो साइज़ लेता है वो हमारा 6 वीक्स में लगता है, मीन्स 40 डेज़, जैसे आप लोग 40 डेज़ मानते हो। तो उसको जो हमारे उस वक्त हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी जो रिकवर करती है वो 40 डेज़ में ही रिकवर करती है। ठीक है, मान लिया सी सेक्शन हो रहा है हमारे हार्मोन्स में, इमीडिएटली हमने सेक्शन किया और तुरंत हमने उसको 8 डेज़ के बाद तो स्टिच रिमूव ही होते, तब तक पेशेंट तो रेस्ट करती ही करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को हम कह दें नहीं आप जाओ हैवी वेट भी उठा लो और ये भी कर लो, तो वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। रेस्ट हम एडवाइस करते हैं, लेकिन मोबिलिटी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट मोबाइल रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 डेज़ के जैसे आपने कह दिया ना कि नहीं बिल्कुल लेटे रहो, रेस्ट करते रहो, नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन 40 डेज़ का रेस्ट तो ज़रूरी है उसके यूट्रस के लिए और बॉडी रिकवरी के लिए भी। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये बात जो कही जाती थी, कहावत है कि हमारे पुराने बुजुर्ग जो बोलते थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो उस मिथ को ना उसको मिसअंडरस्टैंड करके कुछ और ही समझ लेते हैं। उन्होंने 40 दिन की रेस्ट बोली तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न था, लेकिन रीज़न पता होने की वजह से लोगों ने उसको कुछ और ही बदल दिया कि तुम लेटे रहो लेटे रहो। अब वो लेटे लेटे करके वो इतना बढ़ जाता है बाद में कि वो जब फीमेल उठती है 40 दिन के बाद उसको अपनी बॉडी इतनी हैवी लगती है कि अपना बच्चा ही कैरी करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि पुराने बुजुर्ग हमारे सही थे, लेकिन उसके पीछे ना कुछ साइंटिफिक रीज़न था जो कि आज लोगों ने और वो मैम ने क्लियर कर ही दिया कि वो रीज़न क्या था। तो बस मैं तो यही कहूँगी अपना मोबिलाइजेशन रहो, अपनी बॉडी को जो है मोबाइल करते रहो, घूमते रहो, चलते फिरते रहो, जितना कर सकते हो, जितना तुम्हारी बॉडी अलाउ कर रही है। सो मैम अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेरी हमारी हार्निया इन फीमेल्स। अभी तक मैंने जो अपनी लाइफ में सुना था, मुझे औरों का नहीं पता, और जो मैंने अपने मतलब घर में मदर इन लॉ और अपने डैडी से भी डिस्कस किया तो उन्होंने ये कहा कि हर्निया तो मेल्स को होता है, फीमेल्स को कहाँ होता है। लेकिन अब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर्निया जो है वो फीमेल्स को, अब नहीं मुझे लगता है पहले से भी होंगे, लेकिन अब ये चीज़ें जैसे टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत सारे लोगों को अब पहले भी होगी, लेकिन अब लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसे हर्निया इन फीमेल्स ये भी हमें अब सुनने में आ रहा है, तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे मैम। हर्निया जो है वो फीमेल में तो कमी है कंपेरिजन टू मेल। दैट कई रीज़न है हर्निया के, ज़रूरी नहीं है किसी को बेबी हुआ हो उसकी वजह से उसको हर्निया हुआ हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंसीजनल हर्निया हो जाते हैं जिसके सी सेक्शंस होते हैं, एब्डोमिनल वॉल्स वीक है और सही से प्रॉपर उसने रेस्ट नहीं किया, डाइट नहीं ली, प्रोटीन इनटेक अच्छा सा नहीं लिया, तो वो मसल्स हमारी फ्यूज़न नहीं होता है। जैसे रेक्टर हम जैसे रेक्टस होती है हमारी वो नहीं ठीक से अटैच होती है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को कफिंग हो रही है, उसने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया हुआ है और हैवी वेट उठा लिया, तो उसकी वजह से वो हर्निया फीमेल में हो जाती हैं। तो पहले उसको रीज़न देखना पड़ता है कि हर्निया क्यों हुआ है, उसको इंसीजनल हुआ है या फिर वेट या पेशेंट ही वीक है। कई पेशेंट काफ़ी वीक होती हैं, अपना ध्यान भी नहीं रखती हैं, कुछ भी नहीं होती, वीक बहुत ज़्यादा होती है, उनमें भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मोर कॉमन है फीमेल में, लेकिन मेल में ज़्यादा कॉमन है, फीमेल में तो कमी है इस हर्निया। ओके और तो ये भी पॉसिबल है कि
डिलीवरी से पहले ही, मतलब एक गर्ल को भी हो सकता है हर्निया? हाँ, गर्ल्स को भी होता है, ओके। गर्ल्स को भी हो जाता है। क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो डिलीवरी के बाद होती है या फिर नहीं C-section के बाद? जो डिलीवरी से पहले हाँ। जो कुछ फीमेल्स हैं जैसे कि मल्टीपैरा, जैसे जिनके 3-3 4-4 बच्चे हो जाते हैं, तो हमारी एब्डोमिनल जो वॉल होती है बहुत थिन लाई हो जाती है बिल्कुल। जब जिसके मल्टी ग्रेविडा होगी पेशेंट, वो डिलीवर करेगी तो उसको जरा से भी अगर कुछ हुआ तो उनमें मोस्ट चांस होते हैं कि हर्निया हो जाए, जो मल्टीपैरा होती हैं तो उनमें चांस होते हैं। और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनमें तो कभी कभी होता है कि कंजेनाइटल भी होता है, जैसे बॉर्न होती है ना, फ्यूज़न होता है किसी टाइम पे तो नहीं हो पाता है, वॉल का फ्यूज़न नहीं हो पाता, उसकी वजह से बच्चों में हो जाता है, हर्निया हो जाता है। तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि मेल में ज़्यादा है फीमेल में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। एक मैम हमने सुना है कि आप बहुत सारे सोशल वर्क्स में हो और सोशल संस्था से आप जुड़े हुए हो, तो थोड़ा सा आप वो भी बताना चाहेंगे? मैं शुरू से ही किया हुआ है, मैं शुरू से मेरे को इंटरेस्ट रहा है इस सब चीज़ों में। और मैं शुरू में जब आई थी तो एक भारत सेवा संस्थान है जो फीमेल के लिए ही होती है मोस्टली, और उसी से मैं जुड़ी हुई थी कि उनमें जो भी फीमेल को कोई भी समस्या होती थी वो हमारे पास आती थी और मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों के जो बच्चे आते हैं, मिसिंग हो जाते हैं बच्चे, तो वो भी उनकी संस्था की उसकी भी मेंबर मैं ही हूँ उसमें, कि बच्चे जैसे भी लावारिस होते तो हम बच्चे वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से पुलिस के उससे जा कर के फिर बच्चे अपना जैसा भी जितना हमारे से होता है हम उतना करते हैं। मोस्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैं मेंबर भारत सेवा संस्थान में थी तो मेरे पास जो फीमेल होती हैं जो सेक्स वर्कर होती हैं हमारे, सबसे ज़्यादा मैं उनकी थी, मैं उनका चेकअप करती थी कि उनको हम इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उनका हम ट्रीटमेंट किस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मुझे बड़ा फील होता था कि जब मैं शुरू में आई तो मैंने देखा सहारनपुर में इतना बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें जो मैंने किसी ने फेस नहीं किया वो मैंने फेस किया है। कम एज के गर्ल्स ही नहीं हैं, बॉयज़ भी हैं इस चीज़ में। तो मैं उनका चेकअप करती थी, टेस्ट लिखती थी, फिर अगर उनको मेडिसिन, क्योंकि हमारे यहाँ पहले HIV का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं था तो हम मेरठ भेजते थे पेशेंट को कि ट्रीटमेंट ले लें। और अब तो खैर हमारी सरकार ने यही कर दिया, सहारनपुर में ही कर दिया है, तो अब सारे पेशेंट को मैं वहीं पे सेंड करती हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव आता है केस है, सारी उनके नाम रिकॉर्ड्स होते हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ को ना ओपन नहीं करते, फीमेल छिपा जाती, मैंने उनको बता दिया कि आपका पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से, तो आप ये ट्रीटमेंट ले लो, आप हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट करो, बच्चों का भी ट्रीटमेंट लो इस चीज़ से कि इससे आपको प्रॉब्लम ना हो, दूसरे भी इससे प्रिवेंट हो सकें। तो हम भी, मैं जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम तो खैर प्रॉपर इनका हम सारा इन्वेस्टिगेट होता है हमारा, उसी से हम मेरा तो एम ये है कि मैं इनको किसी तरीके से इससे प्रिवेंट कर सकूं कि आगे ये किसी और को भी इन्फेक्शन ना पहुंचे। तो मैं एक तो इससे ही जुड़ी हुई हूँ। एंड मैम अभी आपके पीछे एक सर्टिफिकेट, ये किस ये भी कोई सर्टिफिकेट, कोई सोशल? नहीं, ये सम्मान होता है, सम्मान Okay. दिया जाता है। जैसे कि कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, आप तो इस सिटी में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि आपने अच्छा काम किया तो मैं आपको सम्मान देना चाहता हूँ, तो कुछ लोग आके मुझे सम्मान दे के जाते हैं, तो वही सर्टिफिकेट है। सो गाइज, ये थी हमारी, आई होप कि मैंने जितनी क्वेरीज मेरे पास आई थी मैंने सारी क्लियर जो हैं वो आप लोगों की हो चुकी होंगी। और सहारनपुर में जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग के एंड में बोलना चाहूँगी कि अगर आप देखो, मेरे लिए तो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे लिए तो डॉक्टर वंदना मैम भगवान है, और आप लोगों को भी मैं एक बहुत सारी फीमेल्स की जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर डॉक्टर्स का, कुछ डॉक्टर्स के साथ हमारा एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब रहा है, मेरी फ्रेंड्स का रहा है, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारी फीमेल्स में किसी फीमेल में इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है, बहुत सालों से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर वंदना मैम के पास ज़रूर आएँ। और एक सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात यहाँ पर लगी कि अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मेरा थ्रू आउट पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। नहीं तो पहले क्या होता है, पहले हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्टर कहती हैं ये अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ वेट करो, फिर वापस आओ। यहाँ पे मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे
लगता है, जो मैंने अपने बताती हूँ, मैम मुझे हर बार मुझे चेक करती थी अल्ट्रासाउंड के थ्रू, हर बार चेक किया, कोई चार्जेस नहीं होते थे। 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि जब मुझे प्रिंट आउट दिया गया और चार्जेस लिए गए, अदरवाइज मैम हर अपॉइंटमेंट में मुझे चेक करती थी, देखती थी, जिसके लिए बहुत सारी फीमेल्स, अगर दूसरे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं उनके पास नहीं होती ये सुविधा, नहीं होती है, तो उसकी वजह से उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, वहाँ पर उनका टाइम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ये हमें सबसे अच्छी बात बहुत जो लगी ये। और दूसरा ब्लड टेस्ट वो सारे के सारे यहीं पर ही लैब में हो जाते हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे जो अच्छी बात थी, जब मेरा सी सेक्शन हुआ उसके बाद वो तो चलो हर हॉस्पिटल में होता होगा, कितनी बार बीपी मेरे चेक हो रहे हैं, वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इमरजेंसी हमें एकदम से आती थी, कुछ भी होता था। जैसे मुझे, अगर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगी, जिस दिन मेरा डिस्चार्ज होना था उसके एक दिन पहले ही रात को मेरे को कफ हुई बहुत ज़्यादा, और ये 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, क्योंकि कफ, वही बात है, कफ कर रही थी तो मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कफ की प्रॉब्लम है। तो एकदम से नीचे आए, इन्होंने स्टाफ को बोला, वो तभी की तभी न्यूबलाइज़र लेकर आए। ऐसे में कोई मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरी डिलीवरी एक दूसरे हॉस्पिटल में हो चुकी है और वहाँ के डॉक्टर कितने रिस्पॉन्सिबल थे, क्या किया, तो वो सब देखकर तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो एकदम से न्यूबलाइज़र लेकर आए, उन्होंने कुछ नहीं कि ये वाली उन्होंने न्यूबलाइज़र किया और वो वहीं खड़े रहे जब तक मेरी कफ जो है वो कम नहीं हुई, वो वहीं खड़े रहे। सारा स्टाफ इतना अच्छा, इतने रिस्पॉन्सिबल। और इसके साथ साथ जब मेरे को इचिंग की प्रॉब्लम जब मुझे हुई, तो उस टाइम पर मैम खुद जो है देखती थी कि क्या रीज़न रहा है कि मेरे जब SGPT SGOT नहीं कम हो रहा था, क्या रीज़न है वो खुद। तो उस टाइम पे जब मेरे को इचिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैम खुद फिजिशियन को कॉल करके पूछते थे कि ये है, तो मैं कौन सी टैबलेट ऐड करूँ, जो क्योंकि मैम जितना एफर्ट डाल सकते थे उन्होंने डाला। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो खुद ही वो एक्शन लेते थे, तो हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। प्रेगनेंसी मैम का मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हर चीज़ की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, शुरू से लेके एंड तक हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी मुझे प्रॉब्लम आई है, जो भी प्रॉब्लम आती थी, इन्हें सबसे पहले कि अच्छा ऐसा है, कोई नहीं मैं देखती हूँ, ऐसा है, कोई नहीं मैं देखती हूँ, कोई नहीं घबराने की बात नहीं है, हम देख लेंगे। जो कि मुझे अब तक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने 7 डॉक्टर जब चेंज की थी, तो मुझे तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहीं देखने को नहीं मिला है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, स्टाफ बहुत अच्छा है, हर चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी। तो आप हमारे फीमेल्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारी अपनी सहारनपुर की फ़ीमेल को, वैसे भी ऑल फीमेल को मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन कभी मत करें। कभी भी अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर्स के पास जाइए और चेकअप कराइए, रूटीन चेकअप कराइए। दूसरा, अपना खाने पीने का HB का सबसे ज़्यादा, हीमोग्लोबिन जो बोलते हैं कि हमारे में, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स हैं बहुत, मुझे बड़ा लगता है कि खुद अपनी हेल्थ को ध्यान में नहीं रखती हैं, फैमिली को देखती, हस्बैंड को देखेंगे, हाँ। बच्चे को देखेंगे कि मैं उनको खिला दूँ। हाँ, वो हमारी उनकी हेल्थ सही रहनी चाहिए। जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो आप उनकी हेल्थ तभी मेंटेन कर पाओगे, है ना। तो पहले तो अपने पास टाइम ही नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा है ना। हाँ, तो अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। पेशेंट को मैं ज़रूर कहती हूँ कि फीमेल ना एक पिलर होती है, उसको खुद स्ट्रांग होना है, तभी वो दूसरे को स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रांग कैसे बनेगी? अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगी कि अपना एक तो हीमोग्लोबिन ज़रूर मेंटेन रखना है, उसको खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना है, रूटीन चेकअप कराते रहे और इन्फेक्शन का ध्यान दे। और कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि नहीं करना है, सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखना है बस। बिना किसी के, आजकल तो दाइये ने मेरे गाँव में ये कर दिया, दाइयों ने वो टैबलेट लिख दी, वो कर लिया, ये जो लेते हैं जो नॉन मेडिकोज होते हैं उनसे सलाह पर पे और सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे अपने हिसाब से। वो डॉक्टर के ही सलाह पे ही लेनी चाहिए उनको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। और हमारा ये जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उस दिन से हम मैम से डिस्कस कर रहे हैं, मैम ये हमें ऐसे शूट करना है। और मैम ने बोला कि हाँ हम शूट करेंगे, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आज मैम ने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला, तो मैम उसके लिए आपको एक बड़े वाला थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू रचना। शुरू वाली